हेलो बच्चों। आशा करता हूं आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। प्रकाश संश्लेषण के पार्ट 4 में बच्चों आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको याद होगा बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने किसकी बात की थी? बिल्कुल सही, पिछले लेक्चर में हमने कैल्विन चक्र की बात की थी। ठीक है, तो किसकी बात कर रहे थे बच्चों हम पिछली बार? कैल्विन चक्र या C3 चक्र की। हमने समझ लिया था, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि उसमें जो बिंदु हैं, जो 3 पद हैं, उनको हम यहां पर लिखेंगे। तो याद है बच्चों, कैल्विन चक्र में हमने 3 पद कौन से पढ़े थे? पहला पद कौन सा है भाई? कार्बोक्सिलीकरण। तो पहला पद जो कैल्विन चक्र का है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? कार्बोक्सिलीकरण। उसमें क्या था कार्बोक्सिलीकरण में? पहले पद में कार्बोक्सिलीकरण में 5 कार्बन यौगिक। 5 कार्बन यौगिक कौन था बच्चों? RuBp। किसके रूप में काम करता था? कार्बन डाइऑक्साइड ग्राही के रूप में। तो 5 कार्बन यौगिक RuBp कार्बन डाइऑक्साइड ग्राही के रूप में कार्य करता है। और CO2 से जुड़कर स्थाई 3 कार्बन PGA के 2 अणुओं का निर्माण करता है ना भाई? कार्बोक्सिलीकरण में हमने यही तो देखा था, 5 कार्बन RuBp यौगिक था। किसके रूप में काम कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड ग्राही के रूप में। और कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़कर स्थायी 3 कार्बन यौगिक के 2 अणुओं का निर्माण करता है। तो पहला स्थायी उत्पाद क्या है बच्चों? 3 कार्बन 3 PGA। इस कारण चक्र को हम क्या कहते हैं बच्चों? 3 कार्बन चक्र। इस कारण चक्र को क्या कहते हैं? C3 चक्र कहते हैं, है ना भाई? तो इसी कारण हम चक्र को क्या कहते हैं? C3 चक्र कहते हैं। और इस कार्बोक्सिलीकरण का उत्प्रेरण, नेक्स्ट बिंदु, इस प्रक्रिया का उत्प्रेरण कौन करता है? इस प्रक्रिया का उत्प्रेरण करती है रुबिस्को एंजाइम, है ना भाई? इस प्रक्रिया का उत्प्रेरण कौन करता है? रुबिस्को एंजाइम करती है। तो यहां पर रुबिस्को के विशिष्ट लक्षण, ठीक है, तो यहां पर हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? रुबिस्को के विशिष्ट लक्षण पढ़ेंगे। क्या क्या? सबसे पहले जैव मंडल में सर्वाधिक मात्रा का प्रोटीन। तो जैव मंडल में सर्वाधिक मात्रा का प्रोटीन कौन सा है बच्चों? रुबिस्को। और क्लोरोप्लास्ट में 16% प्रोटीन भी कौन सा है? रुबिस्को। पूरे जैव मंडल में तो सर्वाधिक मात्रा का प्रोटीन है ही, क्लोरोप्लास्ट में भी 16% मात्रा इस रुबिस्को की है। फिर दूसरा बच्चों, यह किसके रूप में काम कर सकता है? यह एंजाइम कार्बोक्सिलेज एवं ऑक्सीजनेस दोनों के रूप में कार्य कर सकती है।
है ना भाई। कार्बोक्सिलेज मतलब कार्बन डाइऑक्साइड से भी जुड़ सकती है, ऑक्सीजनेज मतलब ऑक्सीजन से भी जुड़ सकती है। लेकिन मैंने आपसे कहा था अधिक बंधुता किसके प्रति होती है? अधिक बंधुता CO2 के प्रति। और यहां पर किसके रूप में काम कर रही है? C3 चक्र में किसके रूप में काम कर रही है? कार्बोक्सिलेज, है ना। C3 चक्र में कार्बोक्सिलेज के रूप में कार्य करती है। और एक और पद एंजाइम है तो इसका सहकारक, हां इसका कोफैक्टर क्या होता है? मैग्नीशियम। ये हमने एंजाइम्स जैव अणु में भी बताया था मैंने। इस एंजाइम को कार्य करने के लिए सहकारक कौन सा चाहिए? मैग्नीशियम। तो ये किसके लक्षण आपको ध्यान में रखने हैं बच्चों? किसके लक्षण ध्यान रखोगे? रुबिस्को के। सर्वाधिक मात्रा का प्रोटीन है, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज दोनों के रूप में कार्य कर सकती है, अधिक बंधुता CO2 के लिए है। वातावरण में CO2 ऑक्सीजन की तुलना में कम है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड से फिर भी जुड़ेगी, अधिक बंधुता CO2 के प्रति है। C3 चक्र में ये कार्बोक्सिलेज के रूप में काम करती है। और इसके लिए सहकारक क्या चाहिए बच्चों? मैग्नीशियम। तो ये तो अपन ने किसकी बात कर ली? पहले पद की, कैल्विन चक्र के पहले पद की बात की, कार्बोक्सिलीकरण। दूसरा पद, दूसरा पद क्या था भाई? अपचयन। अपचयन जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं रिडक्शन। इसमें क्या हो रहा था? इसमें ATP और NADPH2 यूज हो रहे थे, ग्लाइकोलाइसिस के विपरीत पद हो रहे थे और 6 कार्बन शर्करा का निर्माण हो रहा था। तो आसान है, इसमें क्या होगा भाई? ATP व NADPH2 के उपयोग एवं ग्लाइकोलिसिस के विपरीत पदों के द्वारा किसका निर्माण? 6 कार्बन शर्करा का निर्माण, है ना भाई। यही तो अपन ने देखा था। ATP और NADPH2 प्रयुक्त होंगे, ATP और NADPH2 प्रयुक्त होने के साथ साथ ग्लाइकोलाइसिस के विपरीत पद देखे जाएंगे और 6 कार्बन शर्करा का निर्माण होगा। और अंतिम पद क्या था? पुनः जनन, जिसे हमने कहा था, जिसे हम कहते हैं रीजेनरेशन, है ना। चक्र कितनी बार चलेगा? 6 बार चलेगा, क्योंकि 6 कार्बन शर्करा बनानी है कार्बन डाइऑक्साइड से, तो चक्र को 6 बार चलाना पड़ेगा। 6 बार चक्र चलाने का मतलब है हर बार RUBP का पुनः जनन करना पड़ेगा। इसका मतलब RUBP का पुनः जनन। अब एक चीज बच्चों, अगर आपने मॉड्यूल देखे होंगे या कोई दूसरी पुस्तकें देखी होंगी तो आपने यह देखा होगा कि इस RUBP के पुनः जनन में कई सारे मध्यवर्तीय बनते हैं। बड़े लंबे चौड़े रिएक्शन दे रखे होंगे, इरेथ्रोस फॉस्फेट, जाइलोस फॉस्फेट, सीडोहेप्टिलोस फॉस्फेट, बहुत सारे पुनः जनन के दौरान पद पाए जाते हैं। बिल्कुल होते हैं, लेकिन हमें याद नहीं रखने। हमें क्या याद रखना है? सुन लो। RUBP के पुनः जनन में क्या याद रखना है? सुन लो। एक तो इसमें उत्प्रेरण करने वाली एंजाइम याद रखनी है, ट्रांस एल्डोलेस और ट्रांस कीटोलेस। ये एंजाइम याद रखनी है। मध्यवर्ती जो बनेंगे उसके नाम मैं यहां पर लिख रहा हूं। स्यूडोहेप्टुलोस फॉस्फेट, इरेथ्रोस फॉस्फेट, जाइल्यूलोस फॉस्फेट, ये मध्यवर्तीय इसमें बनेंगे। और एक चक्र में
1 एटीपी खर्च होगा। एक चक्र में 1 एटीपी खर्च भी लगेगा। चक्र 6 बार चलेगा तो 6 एटीपी। तो पुनः जनन में कोई लंबे चौड़ी अभिक्रियाएं, बहुत सारी अभिक्रियाएं याद रखने की कतई जरूरत नहीं है। याद रखना है पुनः जनन में किसका पुनः जनन होगा? आरयूबीपी का। इस पुनः जनन में कई सारे मध्यवर्तीय बनेंगे, उनके नाम लिख लिए मैंने, सीडोहेप्टिलोस, इरेथ्रोस, जाइल्यूलोस। इनका उत्प्रेरण कौन करेगा? ट्रांस एल्डोलेस और ट्रांस कीटोलेस एंजाइम। और एक चक्र में, एक केल्विन चक्र में पुनः जनन आरयूबीपी का करना है तो 1 एटीपी खर्च लगेगा। इसके अतिरिक्त बिल्कुल भी याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, तो ये आपके पास केल्विन चक्र हो गया। फिर अपन ने क्या देखा था? अपन ने देखा था एक केल्विन चक्र में खर्च, एक केल्विन चक्र में 3 एटीपी एवं 2 NADPH का खर्च था, है ना भाई? एक केल्विन चक्र में 2 एटीपी और 2 NADPH तो अपचयन में था और एक अतिरिक्त एटीपी पुनः जनन में था। तो एक चक्र में 3 एटीपी खर्च है और 2 NADPH। इसका मतलब 6 कार्बन शर्करा के निर्माण में, 6 कार्बन शर्करा के निर्माण में 6 केल्विन चक्र होंगे, 6 केल्विन चक्र होंगे। तो कुल 18 एटीपी और 12 NADPH प्रयुक्त होंगे, है ना भाई? 6 कार्बन शर्करा यदि केल्विन चक्र से बनानी है, केल्विन चक्र को प्रयुक्त करके 6 कार्बन शर्करा बनानी है तो केल्विन चक्र 6 बार चलेगा और 6 बार चलेगा तो कुल खर्च कितना आएगा? 18 एटीपी और 12 NADPH। तो एक केल्विन चक्र में तो 3 और 2 हैं, लेकिन 6 कार्बन शर्करा के निर्माण में 6 बार चक्र चलेगा और इसलिए कितने? 18 एटीपी और 12 NADPH2 चाहिए। ठीक है बच्चों, तो 6 कार्बन शर्करा के लिए कुल 18 एटीपी और 12 NADPH। अब नेक्स्ट चीज, ये तो अपन ने पिछले लेक्चर में समझ लिया था। अब एक चीज समझो बच्चों, ये जो C3 चक्र दर्शाने वाले पादप होंगे उनको हम C3 पादप कहेंगे, है ना? जिन पादपों में ये केल्विन चक्र C3 चक्र देखा जा रहा है, जिन पादपों में केवल केल्विन चक्र देखा जा रहा है, उनको हम C3 पादप कहते हैं। और ये C3 पादप जो है ना बच्चों, ये ठंडे क्षेत्रों में अनुकूलित होते हैं। किसके लिए अनुकूलित हैं? शीतोष्ण क्षेत्रों के लिए अनुकूलित होते हैं, जहां पर तापमान थोड़ा कम होता है। शीतोष्ण क्षेत्र यानी टेम्परेट रीजन्स, है ना? किसके लिए अनुकूलित हैं भाई? शीतोष्ण क्षेत्रों के लिए। उदाहरण क्या क्या होते हैं इसमें? उदाहरण भाई चावल है, आलू है, गेहूं है इत्यादि। तो ये आपके पास किसके पादप हो गए भाई? ये आपके लिए मेनली किसके पादप हो गए? ये हमारे पास C3 पादप हैं। C3 पादप जो किसके लिए अनुकूलित हैं? शीतोष्ण क्षेत्रों के लिए अनुकूलित हैं। शीतोष्ण क्षेत्रों का मतलब क्या हो गया बच्चों? शीतोष्ण क्षेत्रों का मतलब क्या हो गया? जो ठंडे वातावरण में पाए जाते हैं, जहां पर तापमान कम है। ठीक है, तो C3 पादप जो हैं वो शीतोष्ण क्षेत्रों के लिए अनुकूलित है। अब सुनो, तो उन वातावरण का क्या जहां पर तापमान ज्यादा है ना? जहां पर तापमान ज्यादा है, इसका मतलब यदि तापमान में वृद्धि हो जाए, अब ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। C3 पादप तो शीतोष्ण क्षेत्रों में पाए जाते हैं। शीतोष्ण क्षेत्रों में ज्यादातर औसतन तापमान कम रहता है, लेकिन
यदि शीतोष्ण क्षेत्रों में भी कुछ महीने ऐसे होते हैं, कुछ महीने ऐसे होते हैं, मई और जून का महीना तो सभी में, पूरे भारत में ऐसा होता है जहां पर तापमान बढ़ जाता है ना। तो शीतोष्ण क्षेत्रों में भी 1 या 2 महीने ऐसे होते हैं जब तापमान बढ़ जाता है। तो जब तापमान बढ़ जाता है तो प्रकाश तीव्रता भी बढ़ेगी। अरे भाई, तापमान ज्यादा है तो सूरज की रोशनी ज्यादा होगी ना, तो तापमान ज्यादा है इसका मतलब प्रकाश तीव्रता भी ज्यादा है। तो जब तापमान भी ज्यादा होता है, प्रकाश तीव्रता भी ज्यादा होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड सीमा कारक हो जाती है। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं? C3 पादप तो शीतोष्ण क्षेत्रों में है, ठंडे क्षेत्रों में आपको C3 पादप मिलेंगे। ठंडे क्षेत्र का मतलब है 12 महीनों में से 10 महीने तो उनमें तापमान कम रहता है। लेकिन जब 1 या 2 महीने जब तापमान में वृद्धि हो जाती है, प्रकाश तीव्रता में वृद्धि हो जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड सीमा कारक हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड सीमा कारक हो जाता है मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही प्रकाश संश्लेषण की दर निर्भर करती है, क्योंकि प्रकाश तो बहुत ज्यादा है, तापमान भी बहुत ज्यादा है। तो अब सीमा कारक क्या बन गई? CO2। और यदि ये CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो जाए, जब प्रकाश तीव्रता ज्यादा है, तापमान ज्यादा है, तो यदि कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कम हो जाए बच्चों, तो कार्बन डाइऑक्साइड पहले से ही 0.03% है वातावरण में, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा यदि और कम हो जाए वातावरण में, तो कार्बन डाइऑक्साइड और कम हो जाएगी, तो रुबिस्को अब कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं जुड़ेगी। वो बोलेगी यार कार्बन डाइऑक्साइड तो और भी कम हो गया, अब मैं कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं, अब तो मैं ऑक्सीजन से जुड़ूंगी। भाई, मैंने कार्बन डाइऑक्साइड का ही साथ दिया जीवन भर, जब तक तापमान कम रहा, जब तक 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड थी, तो मैं कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ती रही। लेकिन जब अब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा और भी कम हो गई, तो रुबिस्को हिम्मत हार जाती है और रुबिस्को बोलती है भाई अब मैं ऑक्सीजन से जुड़ूंगी, यानी किसके रूप में काम करूंगी? ऑक्सीजनेस के रूप में काम करेगी। और जब रुबिस्को एंजाइम ऑक्सीजनेस के रूप में काम करती है, तो इन C3 पादपों में एक व्यर्थ और हानिकारक प्रक्रिया, एक वेस्ट और हार्मफुल प्रक्रिया देखी जाती है, जिसे हम प्रकाश श्वसन कहेंगे। जिसे हम क्या कहेंगे? फोटो रेस्पिरेशन या प्रकाश श्वसन। तो ध्यान से समझेंगे क्या कह रहा हूं वापस। C3 पादप वापस ध्यान से सुन लेना, और मैं लिखवा भी दूंगा ताकि क्रिस्टल क्लियर हो जाए। सुन लेना, C3 पादप ठंडे क्षेत्रों में पाए जाते हैं, शीतोष्ण क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहां में 12 महीनों में से 10 महीने तापमान कम रहता है। लेकिन अब मैं बात कर रहा हूं 1 या 2 महीने की, जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जब तापमान बढ़ जाएगा, तापमान बढ़ जाएगा, प्रकाश तीव्रता बढ़ जाएगी, और यदि CO2 सांद्रता गिर जाती है, प्रकाश तीव्रता, कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता बढ़ जाती है, और अगर CO2 की सांद्रता में मामूली भी गिरावट आती है, तो रुबिस्को एंजाइम अब कार्बोक्सिलेज के रूप में काम नहीं करती। रुबिस्को एंजाइम अब ऑक्सीजनेस के रूप में काम करेगी। और जब रुबिस्को एंजाइम ऑक्सीजनेस के रूप में काम करेगी उन 1-1.5 महीने, तो C3 पादपों में एक व्यर्थ या वेस्टफुल प्रक्रिया देखी जाएगी, जिसे प्रकाश श्वसन कहते हैं। तो क्या यहां पर याद रखना है बच्चों? ध्यान देंगे, जब तापमान एवं प्रकाश तीव्रता बढ़ जाते हैं, जब तापमान एवं प्रकाश तीव्रता बढ़ जाते हैं, तब CO2 सांद्रता सीमा कारक हो जाती है ना भाई? जब तापमान और प्रकाश तीव्रता बढ़ गए,
तो अब सीमा कारक क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड। ये सीमा कारक का नियम भी बताऊंगा बच्चों अपन। प्रकाश संश्लेषण के कारक देखेंगे ना अपन जब, तो सीमा कारक का सिस्टम भी देखेंगे। तो यदि CO2 सांद्रता कम हो जाती है, यदि क्या हो जाता है बच्चों? CO2 सांद्रता कम हो जाती है, तो रुबिस्को किसके रूप में काम करेगी भाई? ऑक्सीजनेस के रूप में कार्य करती है ना? यदि CO2 सांद्रता कम हो जाती है बच्चों, यदि CO2 सांद्रता में कमी आ जाएगी, तो रुबिस्को जो है वो ऑक्सीजनेस के रूप में कार्य करती है और C3 पादपों में एक वेस्टफुल यानी व्यर्थ प्रक्रिया फोटो रेस्पिरेशन यानी प्रकाशीय श्वसन देखा जाता है। ठीक है बच्चों, आ रही है बात समझ में? हमने क्या बात की? मैं बात कर रहा हूं उन शीतोष्ण वातावरण की। उस शीतोष्ण वातावरण जब 1 या 2 महीने में टेम्परेचर बढ़ जाते हैं, तो तापमान, प्रकाश तीव्रता बढ़ जाती है, तो CO2 सांद्रता मुख्य रहती है। यदि CO2 सांद्रता भी कम हो जाए, CO2 सांद्रता में गिरावट देखी जाए, तो अब रुबिस्को कार्बोक्सिलेज के रूप में काम नहीं करेगी, ऑक्सीजनेस के रूप में काम करेगी, और तब C3 पादपों में एक वेस्ट या व्यर्थ प्रक्रिया देखी जाएगी, जिसे क्या कहेंगे? प्रकाशीय श्वसन, जिसे क्या कहेंगे? फोटो रेस्पिरेशन। तो आज हम किसकी बात करेंगे भाई? फोटो रेस्पिरेशन या प्रकाशीय श्वसन, जिसको हम C2 चक्र भी कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों? C2 चक्र, फोटो रेस्पिरेशन। इसकी खोज का श्रेय किसको जाता है? डेकर एंड टियो को। खोज का श्रेय किसे जाएगा बच्चों? डेकर और टियो को। अब सुनो, पहले तो क्या क्या लक्षण अपन को पता है। सबसे पहली चीज, प्रकाशीय श्वसन किन में देखा जाएगा? प्रकाशीय श्वसन किन पादपों में देखा जाएगा? C3 पादपों में देखा जाएगा। किन में देखा जाएगा? C3 पादपों में देखा जाएगा। कब देखा जाएगा? कब देखा जाएगा? जब प्रकाश तीव्रता ज्यादा, तापमान ज्यादा, लेकिन CO2 सांद्रता कम। हर चीज बता रहा हूं बच्चों, क्वेश्चन आएगा, कभी गलत नहीं हो सकता। प्रकाशीय श्वसन किस में देखा जाएगा? C3 पादपों में। कब देखा जाएगा? जब तापमान, प्रकाश तीव्रता ज्यादा हो और CO2 सांद्रता कम हो। क्यों देखा जाएगा? क्योंकि CO2 कम हो जाएगी तो रुबिस्को कार्बोक्सिलेज के रूप में काम नहीं करेगी, ऑक्सीजनेस के रूप में काम करेगी। आई बात समझ में? तो प्रकाशीय श्वसन C3 पादपों में देखा जाता है। देखा जाता है। कब देखा जाता है? जब प्रकाश तीव्रता अधिक, तापमान अधिक और CO2 सांद्रता कम होती है। यही कारण याद रखने हैं भाई। प्रकाश श्वसन C3 पादपों में देखा जाएगा, लेकिन कब देखा जाएगा?
जब प्रकाश तीव्रता ज्यादा, तापमान ज्यादा, लेकिन CO2 सांद्रता कम। सबसे प्रमुख कारण पूछ लिया जाए, इन तीनों में से भी सबसे मुख्य कारण क्या है? CO2 सांद्रता कम हो जाना। CO2 सांद्रता कम हो जाती है तो अब क्या होगा? इस कारण क्या होगा? रुबिस्को जो है किसके रूप में काम करेगी? ऑक्सीजनेस के रूप में। ऑक्सीजनेस के रूप में कार्य करती है। प्रकाशीय श्वसन में रुबिस्को किसके रूप में काम करेगी भाई? ऑक्सीजनेस के रूप में। रुबिस्को किसके रूप में काम करेगी? ऑक्सीजनेस के रूप में कार्य करेगी। अब C3 पादपों में प्रकाशीय श्वसन होगा। कब होगा? इस अवस्था में होगा जब तीव्रता ज्यादा है, तापमान ज्यादा है, CO2 कम है। और क्यों होगा? तो जब होगा जब रुबिस्को ऑक्सीजनेस के रूप में काम करेगी, इस कारण। लेकिन इससे क्या होगा? C3 पादपों में प्रकाशीय श्वसन अगर होगा तो इस कारण C3 पादपों की उत्पादकता कम हो जाएगी। हां, यह हम बात क्यों कर रहे हैं? ठीक है, हम क्यों कह रहे हैं प्रकाशीय श्वसन क्यों है? प्रकाशीय श्वसन के कारण ही C3 पादपों की उत्पादकता कम हो जाती है। तो यहां पर प्रकाशीय श्वसन के कारण C3 पादपों की उत्पादकता में कमी आती है ना? अभी अपन देखेंगे कमी क्यों आएगी सर, क्यों आएगी, वो भी बताऊंगा अभी। तो ये बेसिक क्लियर हो गई भाई। प्रकाशीय श्वसन किन पादपों में होगा? C3 पादपों में। कब होगा? जब प्रकाश तीव्रता, तापमान ज्यादा होगा, CO2 कम होगा। क्यों होगा? क्योंकि रुबिस्को ऑक्सीजनेस के रूप में काम करेगी। और इससे क्या होगा? C3 पादपों में प्रकाशीय श्वसन के कारण क्या होगा? उसके कारण C3 पादपों की उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी जो है वो उसमें गिरावट देखी जाएगी। अब गिरावट क्यों देखी जाएगी बच्चों? क्यों देखी जाएगी? सुनो, चक्र तो मैं आपको बना के दे दूंगा। प्रकाशीय श्वसन का चक्र भी अपन पढ़ेंगे। पूरी साइकिल बना दूंगा, फिर बताऊंगा। उस साइकिल को पूरा याद मत रखना, कोई जरूरत नहीं है पूरी प्रकाश श्वसन की चक्र को याद रखने की। मुख्य बिंदु जो बताऊं वो याद रखना। नेक्स्ट चीज, प्रकाशीय श्वसन से पादपों को नुकसान हो रहा है। प्रकाश श्वसन के कारण C3 पादपों की उत्पादकता कम हो रही है ना, मतलब प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो रही है। पादपों के लिए खराब चीज है। क्यों खराब है? इसका नाम क्या है? प्रकाशीय श्वसन। इस प्रक्रिया का नाम क्या दिया अपन ने बच्चों? प्रकाशीय श्वसन दिया ना नाम। श्वसन क्यों दिया? क्योंकि श्वसन में CO2 मुक्त होती है। श्वसन में CO2 मुक्त होती है, तो प्रकाशीय श्वसन इसमें भी CO2 मुक्त होगी। तो सर CO2 मुक्त होगी तो नुकसान क्यों? अरे भाई, नुकसान इसलिए क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में CO2 को मुक्त करना है या CO2 से 6 कार्बन शर्करा बनानी है? CO2 मुक्त होनी चाहिए या CO2 को फिक्स करना है, स्थिर करना है? प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड से ही तो 6 कार्बन शर्करा बनानी है। इस प्रकाशीय श्वसन से तो वो CO2 मुक्त हो जाती है वातावरण में। वो CO2 6 कार्बन शर्करा नहीं बना पाएगी, वातावरण में मुक्त हो जाएगी, तो उत्पादकता कम हो गई ना। हां, तो पादपों के लिए प्रकाशीय श्वसन खराब क्यों है? सुन लो, प्रकाशीय श्वसन, हां, प्रकाशीय श्वसन C3 पादपों के लिए हानिकारक क्यों है?
क्यों है भाई? पहला कारण तो पादपों द्वारा स्थिर की गई CO2 को वातावरण में मुक्त कर देता है। तो ये नुकसान है। हमें CO2 मुक्त नहीं करनी, वो तो हम श्वसन में करेंगे। प्रकाशीय श्वसन से CO2 मुक्त हो रही है। जब आपको CO2 स्थिर करनी है, CO2 से 6 कार्बन शर्करा बनानी है, तो ये वातावरण में मुक्त कर रहा है। नुकसान है ना। दूसरा नुकसान श्वसन। अपन ने पिछला चैप्टर पूरा श्वसन का पढ़ा, कोशिकीय श्वसन। क्या उद्देश्य था कोशिकीय श्वसन का? क्या करता था कोशिकीय श्वसन? ATP ऊर्जा बनाता था। आज हर कोशिका को काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए, बताया था मैंने। हर ऊर्जा के लिए वो कोशिकीय श्वसन पर निर्भर करती है हर कोशिका। ये भी कहने के लिए श्वसन है, कहने के लिए श्वसन है जो CO2 मुक्त कर रही है, लेकिन ATP वेटीपी नहीं बनाती। ये जो है, ये कोई ATP का निर्माण नहीं करती। ठीक है, तो आप सोच रहे हैं अपन सर इसमें अगर श्वसन लिखा हुआ है तो क्या पता ये ऊर्जा बनाती हो। नहीं, कोई ऊर्जा नहीं बनाती। ना तो ये कोई ऊर्जा बनाती है, और CO2 स्थिर करने की बजाय वातावरण में CO2 मुक्त कर देती है। तो ATP बना नहीं रही, कोई लाभ नहीं दे रही, व्यर्थ है। और ऊपर से जो बेचारा CO2 स्थिर कर रहा है पादप, उसको भी वातावरण में मुक्त कर देती है। इसीलिए प्रकाशीय श्वसन C3 पादपों के लिए हानिकारक है ना। इसीलिए किसके लिए हानिकारक हो गई बच्चों? C3 पादपों के लिए। क्यों हानिकारक हो गई? क्योंकि जो CO2 स्थिर करना था उसकी जगह वो वातावरण में मुक्त कर रही है, और कोई ATP या ऊर्जा का निर्माण नहीं कर रही। अब ध्यान देंगे भाई, अब मैं प्रकाशीय श्वसन का एक चक्र बना रहा हूं। ठीक है, प्रकाशीय श्वसन का चक्र बना रहा हूं। पहले चक्र बना देता हूं, फिर समझा दूंगा क्या याद रखना है। ठीक है, एक सेकेंड, यूं बना देता हूं।
ठीक है बच्चों, अब आ जाओ, क्या है भाई, क्या हो रहा है। ये मैंने क्या बनाया है भाई, प्रकाशीय श्वसन या फोटो रेस्पिरेशन का चक्र बनाया है। क्या बनाया है, प्रकाशीय श्वसन का चक्र बनाया है। ठीक है, क्या है, पूरा चक्र याद नहीं रखना, ये पूरा चक्र इतना लंबा चौड़ा नहीं। सुनो क्या क्या ध्यान रखना है, सुन लो। सबसे पहले ये जो प्रकाशीय श्वसन है बच्चों, ये प्रकाशीय श्वसन में कितने कोशिकांग शामिल हो रहे हैं। इस प्रकाशीय श्वसन में कितने कोशिकांग शामिल हो रहे हैं, 3, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया। पहला सवाल जो बनता है कि प्रकाशीय श्वसन या फोटो रेस्पिरेशन में कितने कोशिकांग शामिल हैं, कितने कोशिकांग शामिल हैं बच्चों, कितने कोशिकांग शामिल हैं, 3, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, 3 कोशिकांग। दूसरी चीज, आरयूबीपी तो होगा, ग्राही तो क्या है, आरयूबीपी। आरयूबीपी वैसे तो किसका ग्राही है, कार्बन डाइऑक्साइड का, लेकिन प्रकाशीय श्वसन में तो कार्बन डाइऑक्साइड कम हो चुकी है। रुबिस्को किसके रूप में काम करेगी, ऑक्सीजनेस। रुबिस्को यदि ऑक्सीजनेस के रूप में काम करेगी तो ऑक्सीजन से जुड़ेगी। रुबिस्को यदि ऑक्सीजनेस के रूप में काम करेगी तो किससे जुड़ेगी, ऑक्सीजन से। तो पहला रिएक्शन, जो पहली अभिक्रिया है प्रकाशीय श्वसन में, वो कार्बोक्सिलीकरण नहीं है, वो क्या है, ऑक्सीजनीकरण यानी ऑक्सीजनेशन। नॉर्मली पहला प्रोसेस क्या होता है, कार्बोक्सिलीकरण, लेकिन यहां पर तो CO2 की बजाय क्या है, ऑक्सीजन। रुबिस्को किसके रूप में काम कर रही है, ऑक्सीजनेस के रूप में। तो यह किसका उदाहरण है, ऑक्सीजनेशन का। तो 5 कार्बन है, वो 3 कार्बन और 2 कार्बन यौगिक में टूटेगा। 5 कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ेगा तो 3 कार्बन यौगिक 3PGA और 2 कार्बन यौगिक 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट में टूटा। तो 2 कार्बन यौगिक बनाना इसमें, इसलिए इस चक्र को C2 चक्र कहते हैं, क्योंकि पहला यौगिक 3 कार्बन तो बनता ही है, लेकिन इसमें 2 कार्बन यौगिक बना है, इसलिए प्रकाशीय श्वसन को C2 चक्र कहते हैं। इसीलिए प्रकाशीय श्वसन को C2 चक्र। तो पहला पद क्या याद रखना था, मैंने कहा था पहली चीज क्या याद रखोगे, 3 कोशिकांग हैं। दूसरी चीज, पहली अभिक्रिया याद रखनी है, पहला रिएक्शन तो याद रखना है, क्योंकि उसमें रुबिस्को ऑक्सीजनेस के रूप में काम करता है और ऑक्सीजनेशन है, कार्बोक्सिलीकरण नहीं है, ऑक्सीजनेशन। फिर फॉस्फोग्लाइकोलेट से ग्लाइकोलेट बना, ग्लाइकोलेट से ग्लाइकोलेट पेरोक्सिसोम्स में गया, ग्लाइऑक्साइलेट बना, ये सब ठीक है। याद दूसरी 2 चीजें और रखनी है, ऑक्सीजन कहां कहां यूज हो रहा है, प्रकाशीय श्वसन में ऑक्सीजन यूज कहां कहां हो रहा है। ऑक्सीजन यूज हो रहा है क्लोरोप्लास्ट में और ऑक्सीजन यूज हो रहा है पेरोक्सिसोम्स में। तो यह भी सवाल बनता है कि प्रकाशीय श्वसन में ऑक्सीजन प्रयुक्त कहां कहां होता है, ऑक्सीजन यूज कहां कहां होता है, तो क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सिसोम्स में। यह बिंदु याद रखना है। और आखिरी में क्या याद रखना है, प्रकाशीय श्वसन में CO2 मुक्त होगी ना, नुकसान क्यों देगा पादपों को, उत्पादकता C3 पादपों की कम क्यों करेगा, क्योंकि CO2 मुक्त होगी और CO2 मुक्त माइटोकॉन्ड्रिया से। ये जो CO2 और अमोनिया मुक्त हो रहा है ये माइटोकॉन्ड्रिया से होगा। और 2 अमीनो अम्ल भी काम कर रहे हैं, ग्लाइसिन और सीरीन। 2 अमीनो अम्ल भी क्या काम कर रहे हैं, ग्लाइसिन और सीरीन। तो क्या क्या याद रखना है, पूरा चक्र बिल्कुल भी, मैं फिर कह रहा हूं, जरूरत ही नहीं है। क्या क्या याद रखोगे, साथ साथ देखो। सबसे पहले प्रकाशीय श्वसन में कितने कोशिकांग काम करेंगे, 3 कोशिकांग, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, पहली चीज। दूसरी चीज, ऑक्सीजन कहां कहां यूज हो रहा है, पहला रिएक्शन ऑक्सीजन यूज हो रहा है क्लोरोप्लास्ट में, जब रुबिस्को ऑक्सीजनेस के रूप में काम करेगी।
दूसरा, पेरोक्सिसोम्स में जब ग्लाइकोलेट से ग्लाइऑक्साइलेट बनेगा तब ऑक्सीजन यूज होगा। तीसरी चीज, कार्बन डाइऑक्साइड जो मुक्त होगी वो कहां से होगी? प्रकाशीय श्वसन में मुक्त होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड कहां से होगी? माइटोकॉन्ड्रिया से। चौथा, ये पूछ सकते हैं कौन से अमीनो अम्ल प्रयुक्त होते हैं, कौन से अमीनो अम्ल प्रकाशीय श्वसन में काम करेंगे? तो ग्लाइसिन और सीरीन, है ना भाई। तो पूरा चक्र जरूरत ही नहीं है याद रखने की। क्या क्या याद रखना है, बिंदु लिख लेता हूं मैं। पहले तो प्रकाशीय श्वसन में तीन कोशिकांग सम्मिलित। तीन कोशिकांग कौन कौन से हैं? क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और पेरोक्सिसोम्स। एक और चीज बता रहा हूं बच्चों, जबरदस्त याद रखना, इस पे कभी कभार क्वेश्चन आ सकता है। अगर आपको क्रम या सीक्वेंस पूछ लिया जाए, काफी बार, एक बार नीट में क्वेश्चन आ भी रखा है कि तीन कोशिकांग, तो बहुत बार आ रखा है कि कौन कौन से तीन कोशिकांग हैं, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम्स। लेकिन सीक्वेंस पूछ लिया जाए, अगर क्रम पूछ लिया जाए, तो पहला क्लोरोप्लास्ट, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा पेरोक्सिसोम्स। ये तो उल्टा बताया सर आपने। उल्टा कैसे बताया? क्योंकि इस साइकिल के अंदर, इस साइकिल में तो सर पहले क्लोरोप्लास्ट है, दूसरा पेरोक्सिसोम्स है, तीसरा माइटोकॉन्ड्रिया है। किताबों में भी यही दे रखा है सर, पहला क्लोरोप्लास्ट होता है, फिर पेरोक्सिसोम्स है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया है, हर जगह यही होता है। लेकिन क्रम में मैंने पहले क्लोरोप्लास्ट लिखा, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया लिखा, तीसरा पेरोक्सिसोम्स लिखा। क्यों? क्रम में ऐसा चेंज क्यों किया? सुन लो। ये ग्लाइसिन जब बनेगा ना, तो ग्लाइसिन में एक NH2 समूह आएगा। अमीनो एसिड में NH2 समूह होता है, तो ग्लाइसिन में एक NH2 समूह आएगा। वो NH2 समूह कौन देगा? वो सीरीन देगा। और वो सीरीन कहां पर है? पहले से माइटोकॉन्ड्रिया में है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में एक सीरीन जो था, उसने NH2 दिया ग्लाइसिन बनाने को पेरोक्सिसोम्स में। इसलिए क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और फिर पेरोक्सिसोम्स, इसलिए यह क्रम है। ठीक है, ज्यादा इसमें ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, मैं जो बोल रहा हूं वो समझ लेना। कोशिकांग तो तीन है। जब मैंने डायग्राम, जब मैंने आपको साइकिल बताई, तो पहला क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम्स और तीसरा माइटोकॉन्ड्रिया था। लेकिन नहीं, सीरीन का NH2 ग्लाइसिन बनाने में मदद करता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया से पहले आएगा। इसीलिए जब क्रम पूछ लिया जाए, प्रकाशीय श्वसन का क्रम पूछ लिया जाए, तो पहला क्लोरोप्लास्ट, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा पेरोक्सिसोम्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई है मैंने। इसलिए पहला क्लोरोप्लास्ट, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया और तीसरा पेरोक्सिसोम्स। ठीक है, फिर ऑक्सीजन प्रयुक्त कहां कहां हो रहा है? क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है ना, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में रुबिस्को किसके रूप में काम कर रही है? ऑक्सीजनेस के रूप में। और दूसरा कहां पर हो रहा है? पेरोक्सिसोम्स में। और तीसरा, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त कहां से होगी? कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त कहां से होगी? माइटोकॉन्ड्रिया से। ठीक है, तो प्रकाशीय श्वसन में तीन कोशिकांग सम्मिलित हैं, बता दिया। ऑक्सीजन कंज्यूम, ऑक्सीजन प्रयुक्त क्लोरोप्लास्ट में और पेरोक्सिसोम्स में। और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त कहां से होगी? कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त माइटोकॉन्ड्रिया से होती है। ठीक है भाई, तो ये अपने पास क्या बात हो गई? प्रकाशीय श्वसन की। अब सुनो, मैंने आपसे कहा C3 पादप। C3 पादप ठंडे क्षेत्रों में पाए जाते हैं,
साल भर में 12 महीनों में से 10 महीने तो ठंडक रहती है, वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं। जब 1 या 2 महीने गर्मी पड़ती है, जब तापमान बढ़ जाता है, CO2 कम हो जाती है, तो C3 पादपों में प्रकाशीय श्वसन होता है। प्रकाशीय श्वसन से उनकी उत्पादकता कम हो जाती है। यह देख लिया। तो फिर भी ठीक है, साल भर में 1 या 2 महीने अगर C3 पादपों की उत्पादकता कम भी हो जाए तो पूरे साल भर में एवरेज तो ठीक ही रहता है। लेकिन उन पादपों का क्या बच्चों जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में रहते हैं, ट्रॉपिकल एरियाज, अपने राजस्थान के पादप, जहां तो साल भर ही गर्मी रहती है, 1 या 2 महीने ठंड पड़ती है, 12 में से 10 महीने जहां पर गर्मी रहती हो, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, हां हमारे वाले ऐसे पादपों में तो साल में से 8, 9, 10 महीने गर्मियां रहती हैं, 8, 9 महीने तापमान प्रकाश तीव्रता ज्यादा रहती है, 2 या 3 महीने ही तो ठंड पड़ती है। ऐसे पादपों में तो 8 या 9 महीने प्रकाश श्वसन होगा, और 8 या 9 महीने प्रकाश श्वसन हो गया तो उत्पादकता क्या रहेगी? कुछ नहीं। इसका मतलब ये जो उष्ण कटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल एरियाज में जो पादप पाए जाते हैं, उन्होंने अपने आप को रूपांतरित किया है, उन्होंने अपने आप को बदला है। क्योंकि अगर वो अपने आप को नहीं बदलेंगे, अपने आप में परिवर्तन नहीं लाएंगे, तो 8 या 9 महीने प्रकाश श्वसन होता रहा तो उत्पादकता तो खत्म हो जाएगी। तो उन पादपों की अब हम बात करेंगे। अब हम किनकी बात करेंगे? C4 पादपों की। किसकी बात की जाएगी भाई? C4 पादपों की। समझ आ रही है ना? तो C4 पादप तो बताओ, सबसे पहले C4 पादप किन वातावरण के लिए अनुकूलित होंगे? उष्ण कटिबंधीय, शुष्क उष्ण कटिबंधीय वातावरण के लिए अनुकूलित। तो C4 पादप ड्राई एंड ट्रॉपिकल एनवायरमेंट, यानी कौन से वातावरण के लिए? शुष्क एवं उष्ण कटिबंधीय वातावरण के लिए अनुकूलित है ना भाई? तो शुष्क और उष्ण कटिबंधीय वातावरण के लिए अनुकूलित कौन होंगे? C4 पादप। इनके उदाहरण में मेज, मक्का, बिल्कुल, गन्ना, शुगर केन, बाजरा, मिलेट्स, अमरंथ, सोरघम। सोरघम की हिंदी नहीं मालूम बच्चों मुझे, बट आपके पास ये सारे पादप जो हैं, ये सारे पादप, मक्का, शुगर केन, मिलेट्स, अमरंथ, सोरगम, ये सब उष्ण कटिबंधीय वातावरण में मिलते हैं। और उष्ण कटिबंधीय वातावरण जहां पर साल में 8 महीने 9 महीने गर्मियां रहती हैं, तो 8 महीने 9 महीने गर्मियां रहेंगी, तो वहां पर ये कैसे अनुकूलन दर्शाएंगे? वहां पर ये प्रकाश श्वसन नहीं दिखा सकते। ठीक है? तो मक्के में शुगर केन, मिलेट्स, अमरंथ, सोरगम, ये सब किसके उदाहरण हैं? C4 पादप। किस वातावरण के लिए अनुकूलन दर्शाते हैं? शुष्क और उष्ण कटिबंधीय। और इनमें एक विशेष चक्र, हां इनमें एक विशेष चक्र C4 चक्र यानी हैच एंड स्लैक चक्र देखा जाएगा, है ना? इनकी C4 चक्र की खोज किसने की थी? हैच एंड स्लैक वैज्ञानिक थे, इसलिए इस चक्र को क्या कहते हैं? हैच एंड स्लैक चक्र। ठीक है? अब ये चक्र पढ़ने से पहले, C4 पादपों में C4 चक्र पढ़ने से पहले C4 पादपों के विशिष्ट लक्षणों की बात करते हैं। ठीक है? किसकी बात करें बच्चों? C4 पादपों के लक्षणों की।
ठीक है, तो C4 पादपों के विशिष्ट लक्षण ध्यान से समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट्स इसी में कवर हो जाएंगे। सबसे पहली चीज बच्चों, C4 पादप जो होते हैं ना, C4 पादपों में पहला विशेष लक्षण है कि इनकी पत्तियों में क्रैंस एनाटॉमी पाई जाती है। अभी एक एक करके देखेंगे बच्चों। इनमें विशेष लक्षण क्या है कि इनकी पत्तियों में क्रैंस आंतरिकी या क्रैंस एनाटॉमी होती है, पहली चीज। दूसरा, इन पादपों में प्रकाशीय श्वसन नहीं होता। हां, फोटो रेस्पिरेशन इन पादपों में नहीं होता। तो प्रकाशीय श्वसन किन पादपों में होता है? C3 पादपों में। C3 पादपों में भी प्रकाशीय श्वसन कब होता है? जब तापमान तीव्रता ज्यादा और CO2 कम। C4 पादपों में तो हमेशा ही प्रकाश तीव्रता ज्यादा होती है। C4 पादप तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं ना, राजस्थान के पादप सुन लो। तो यहां पर तो साल में से 8 महीने प्रकाश ज्यादा है, तापमान ज्यादा है, तो और CO2 भी कम हो सकती है, तो इनमें प्रकाश श्वसन फिर भी नहीं देखा जाता। क्यों? अभी बताऊंगा। इन पादपों में प्रकाशीय श्वसन क्यों नहीं होता, बताऊंगा अभी। तो इनमें प्रकाश श्वसन नहीं देखा जाता। तीसरा, प्रकाश श्वसन नहीं देखा जाएगा तो इनकी जो उत्पादकता है या प्रकाश संश्लेषण की दर है, ज्यादा या कम? ज्यादा। प्रकाश संश्लेषण की एफिशिएंसी या कुशलता अधिक, क्योंकि इनमें प्रकाशीय श्वसन नहीं हो रहा, इसीलिए इनमें उत्पादकता या प्रकाश संश्लेषण की कुशलता अधिक होगी। चौथा, ये अधिक तापमान पर अनुकूलन दर्शाते हैं। है ना भाई, ये अधिक तापमान पर अनुकूलन दर्शाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर, जब यहां पर तापमान ज्यादा है, ये गर्मियों में ज्यादा तापमान में रहते हैं, तो इनमें वाष्पोत्सर्जन की हानि भी ज्यादा होनी चाहिए, है ना। लॉजिकली तो यही है, जहां पर तापमान ज्यादा है, जहां पर धूप ज्यादा है, जहां पर प्रकाश तीव्रता ज्यादा है, वहां पर वाष्पोत्सर्जन हानि भी ज्यादा होगी। बिल्कुल सही। लेकिन इन पादपों में अनुकूलन है, इन पादपों में वाष्पोत्सर्जन हानि भी कम होती है। हां, वाष्पोत्सर्जन हानि कम होती है, C3 पादपों से आधी होती है। C3 पादपों से आधी हानि है, और उत्पादकता अधिक मतलब C3 पादपों से दुगुनी। है ना बच्चों। तो ये लक्षण आपको किसके याद रखने हैं? ये लक्षण हम किसकी बात कर रहे हैं? C4। एक एक करके देखेंगे। तो C4 पादपों के विशिष्ट लक्षण में ये 5 हैं। क्या क्या हैं? एक तो इनकी पत्तियों में क्रैंस एनाटॉमी है, अभी बताऊंगा। फिर इनमें प्रकाश श्वसन भी नहीं देखा जाता, यह भी बताऊंगा। लेकिन प्रकाश श्वसन नहीं होने के कारण इनकी उत्पादकता ज्यादा होगी, C3 पादपों से तो ज्यादा ही होगी। इनमें प्रकाश श्वसन पूरे वर्ष में नहीं देखा जा रहा, तो इनकी उत्पादकता कम होगी ही नहीं, इनकी उत्पादकता ज्यादा है, C3 पादपों से भी दोगुनी, डबल है। फिर अधिक तापमान पर ये अनुकूलन दर्शा रहे हैं, अभी वो भी देखेंगे। और इनमें अधिक तापमान पर रहते हुए भी, अधिक तापमान पर पाए जाते हुए भी, इनमें वाष्पोत्सर्जन हानि कम होगी। ठीक है, तो एक एक करके लक्षण देखें। सबसे पहले अपन बात करें पत्तियों में क्रैंस एनाटॉमी। इसका मतलब मैंने आपको एक C3 पादप दे दिया बच्चों, और एक C4 पादप देख दिया, तो दोनों पादपों को देखकर उनकी आकारिकी या मॉर्फोलॉजी के आधार पर आप अंतर नहीं पता कर सकते। बाहर से देखो तो C3 पादप और C4 पादपों में कोई अलग अलग लक्षण नहीं है,
बाहर से दोनों पादप सेम ही दिखते हैं, तो आकारिकी या मॉर्फोलॉजी के आधार पर तो आप अंतर पता नहीं कर सकते। आप तो उनकी आंतरिक संरचना देखकर पता कर सकते हो, अच्छा ये C3 पादप है या C4 पादप है। और किसकी आंतरिक संरचना? ऑब्वियस सी बात है, पत्तियों की। तो C4 पादपों में पहला लक्षण अपन देख रहे हैं, C4 पादपों में पहला लक्षण क्या देख रहे हैं बच्चों? पत्तियों में क्रैंस एनाटॉमी। अब याद है बच्चों, जब अपन ने शुरुआत चालू की थी प्रकाश संश्लेषण की, तो प्रकाश संश्लेषण की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि पत्तियों की मीजोफिल कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण जो है वो पत्तियों की मीजोफिल कोशिकाओं में होता है। मीजोफिल कोशिकाओं के अंदर क्लोरोप्लास्ट है, उसके अंदर होता है। C4 पादपों में पत्तियों में क्रैंस एनाटॉमी का मतलब है इनमें मीजोफिल कोशिकाओं के अतिरिक्त, हां, मीजोफिल कोशिकाओं के अतिरिक्त विशेष पूल आच्छद कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो इन पत्तियों में या C4 पादपों की पत्तियों में मीजोफिल कोशिकाएं तो है ही, लेकिन मीजोफिल कोशिकाओं के अतिरिक्त विशेष पूलाच्छद कोशिकाएं होती हैं। और उनको पूलाच्छद क्यों कहते हैं? क्योंकि वो संवहनीय पूल को घेर कर रखती हैं। संवहनीय पूल पता है ना, जाइलम और फ्लोएम। हां, जो जल और खनिज के स्थानांतरण में जाइलम काम करता है, भोजन के स्थानांतरण में फ्लोएम काम करता है। तो जाइलम और फ्लोएम संवहनीय पूल हैं, और जाइलम और फ्लोएम जैसे संवहनीय पूल को आवृत या कवर कौन करके रखता है? ये विशेष पूलाच्छद कोशिकाएं। और इसी लक्षण को क्या कहते हैं? क्रैंस एनाटॉमी। तो क्रैंस एनाटॉमी का मतलब क्या हो गया बच्चों? इसका मतलब हो गया कि इनमें विशिष्ट पूल आच्छद कोशिकाएं, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं बच्चों बंडल शीथ सेल्स, क्या है? विशिष्ट पूल आच्छद कोशिकाएं, बंडल शीथ सेल्स, संवहनीय पूल को घेरे रखती हैं। ठीक है, तो क्रैंस एनाटॉमी का मतलब पता चल गया ना भाई। क्रैंस एनाटॉमी का मतलब है, या C4 पादपों की पत्तियों में क्रैंस एनाटॉमी का तात्पर्य है कि इनमें विशिष्ट पूल आच्छद कोशिकाएं हैं, और वो विशिष्ट पूल आच्छद कोशिकाएं संवहनीय पूल को घेर कर रखती हैं। अब इन विशिष्ट पूल आच्छद कोशिकाओं का लक्षण क्या है भाई? हां, पूल आच्छद कोशिकाएं, है ना। ये पूल आच्छद कोशिकाओं के लक्षण की बात करें तो सबसे पहला लक्षण, इनमें क्लोरोप्लास्ट की संख्या अधिक है। क्लोरोप्लास्ट की अधिक संख्या, हां, तो मीजोफिल कोशिकाएं तो हैं, मीजोफिल कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट हैं, वो तो हैं। उसके अलावा C4 पादपों में पूल आच्छद कोशिकाएं हैं, उनमें क्लोरोप्लास्ट की संख्या और भी अधिक है। तो कुशलता बढ़ रही है ना। हां, तो पूल आच्छद कोशिकाओं के लक्षण क्या हैं? क्लोरोप्लास्ट की अधिक संख्या, यही तो अनुकूलन है। C4 पादप, उनको प्रकाश श्वसन से बचना है, अभी अपन देखेंगे। तो उनमें अतिरिक्त पूल आच्छद कोशिकाएं हैं, उनके अंदर और ज्यादा क्लोरोप्लास्ट हैं। ठीक है। दूसरा, मोटी भित्ति होती है। इनकी भित्ति क्या है? मोटी है। मोटी भित्ति है तो अंतर कोशिकीय अवकाश नहीं होंगे, है ना। मोटी भित्ति, अंतर कोशिकीय अवकाश एब्सेंट, और गैसों के लिए अपारगम्य।
भाई देखो, पूल आच्छद कोशिकाएं जो हैं उनमें भित्ति बहुत मोटी है, तो जब इन कोशिकाओं की भित्ति बहुत मोटी होगी तो बीच में खाली जगह होगी ही नहीं, बीच में रिक्त स्थल मतलब अंतर कोशिकीय अवकाश होंगे ही नहीं, और इसके लिए गैस लीक नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि कार्बन डाइऑक्साइड ये स्थिर करना चाहते हैं तो कुछ कार्बन डाइऑक्साइड लीक होकर बाहर निकल गई, नहीं, भित्ति एकदम मोटी है और बीच में अंतर कोशिकीय अवकाश नहीं है, तो CO2 जब ये स्थिर कर रहे हैं तो वो बाहर निकल या लीक नहीं हो सकती। तो ये किसके विशिष्ट लक्षण हो गए बच्चों? पूल आच्छद कोशिकाओं के। पूल आच्छद कोशिकाओं के विशिष्ट लक्षण में क्या है? उनमें क्लोरोप्लास्ट की संख्या ज्यादा होती है, उनकी भित्ति मोटी होगी, अंतर कोशिकीय अवकाश नहीं होंगे और वो गैसों को लीक भी नहीं करने देगी, मतलब गैसों के लिए क्या होंगी? अपारगम्य। ये किसका लक्षण हो गया भाई? पूल आच्छद कोशिकाओं का। किसका लक्षण हो गया बच्चों? पूल आच्छद कोशिकाओं का। तो अपन ने क्या देखा बच्चों? ये बात कर रहे थे C4 पादपों की। C4 पादपों के विशिष्ट लक्षण में मैंने आपको ये पहला बताया है कि इनकी पत्तियों में क्रैंस एनाटॉमी है, मतलब मीजोफिल कोशिकाएं तो हैं, उसके अतिरिक्त पूल आच्छद कोशिकाएं हैं जो संवहनीय पूल को घेरे रखती हैं, और पूल आच्छद कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट की संख्या बहुत ज्यादा है। ये क्रैंस एनाटॉमी बताई मैंने। दूसरा लक्षण क्या है भाई? कि C4 पादपों में प्रकाश श्वसन नहीं देखा जाता। अब क्यों? हमने तो पढ़ा था कि जब प्रकाश तीव्रता ज्यादा होती है, तापमान ज्यादा होता है और CO2 सांद्रता कम हो जाती है, तब तो अपन ने C3 पादपों में प्रकाश श्वसन पढ़ लिया था और वो साल के 1 या 2 महीने हो रहा था। C4 पादपों में तो साल के 8 या 9 महीने प्रकाश तीव्रता ज्यादा रहती है, तापमान ज्यादा रहता है और CO2 कम हो सकती है। फिर भी C4 पादपों में प्रकाश श्वसन नहीं हो रहा। क्यों? सुनो, क्यों नहीं हो रहा? प्रकाश श्वसन क्यों हो रहा था बच्चों C3 पादपों में? कब हो रहा था ये तो मैंने बता दिया। प्रकाश श्वसन C3 पादपों में हो रहा था। कब हो रहा था ये भी बता दिया। क्यों हो रहा था? क्योंकि रुबिस्को एंजाइम ऑक्सीजनेस के रूप में काम कर रही थी। रुबिस्को एंजाइम ऑक्सीजनेस के रूप में काम कर रही थी, तभी तो प्रकाश श्वसन हो रहा था C3 में। और रुबिस्को एंजाइम ऑक्सीजनेस के रूप में क्यों काम कर रही है? क्योंकि उसको CO2 पर्याप्त नहीं मिल रहा। वातावरण में पहले ही 0.03 CO2 था, अब और कम हो गया CO2, तो रुबिस्को ने हिम्मत हार गई। रुबिस्को ने बोला यार मेरे को तो CO2 मिल ही नहीं रहा, इतना कम CO2 है, मेरे को नहीं मिल रहा, तो मैं ऑक्सीजन से जुड़ जाती हूं। तो C4 पादपों ने एक अनुकूलन बिठाया, एक मीटिंग बिठाई C4 पादपों ने। C4 पादपों ने कहा भाई हम जिस एरिया में रह रहे हैं, हम जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, वहां पर CO2 बहुत कम है, तो बताओ क्या किया जाए। तो ऐसे मीजोफिल कोशिकाएं बैठी थी, बंडल शीत कोशिकाएं भी बैठी थी। बंडल शीत कोशिका ने बोला सर हम काम करेंगे, हम में ज्यादा क्लोरोप्लास्ट है, मेरे पास ज्यादा लोग हैं, हम मेहनत करेंगे। मीजोफिल कोशिकाओं ने भी एक तो ये, दूसरा मीटिंग में यह निष्कर्ष निकाला गया कि भाई प्रकाश श्वसन को कैसे रोकें। प्रकाश श्वसन को रोकने का एक ही तरीका है, एक ही तरीका क्या है कि रुबिस्को को CO2 देते रहो, है ना। रुबिस्को है भाई, रुबिस्को ने बोला भाई मैं तो CO2 से जुड़ती हूं, मेरे को ज्यादा प्रेम भी CO2 के प्रति है, लेकिन अगर मुझे CO2 मिलेगी नहीं, CO2 बहुत कम होगी, तो मुझे क्या करना है? फिर तो मैं ऑक्सीजन से ही जुड़ूंगी ना। तो आप लोग मीटिंग कर लो, आप लोग कैसे भी करके मेरे को CO2 उपलब्ध करवा दो। C4 पादपों को रुबिस्को कहती है आपको जो करना है, जैसा करना है वैसा करो, मेरे को CO2 उपलब्ध करवा दो। वातावरण में CO2 कम होगी मुझे नहीं पता, मेरे को CO2 उपलब्ध करवाते रहो, मैं कार्बोक्सिलेज के रूप में काम करूंगी और आपके में प्रकाश श्वसन नहीं होगा। तो C4 चक्र को या C4 पादपों को मालूम चल गया भाई कि अपन को तो रुबिस्को को CO2 देते रहना है, रुबिस्को को CO2 उपलब्ध करवाते रहो, वो ऑक्सीजनेस के रूप में काम नहीं करेगी और अपने में प्रकाश श्वसन नहीं होगा। तो C4 पादपों ने 2 तरीके अपनाए।
एक तो यह तरीका है पूलाच्छद कोशिकाओं का कि भाई पूलाच्छद कोशिकाएं बना ली, पूलाच्छद कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट भर दिया। और क्या किया, और हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इनमें पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम पाई जाती है। हां, एक नई एंजाइम है बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में विस्तार में बताऊंगा। पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम इनके अंदर होती है। वो पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम, उसको बनाया किस लिए गया? उसको बनाया गया कि भाई देख, तेरे को एक ही काम करना है, वातावरण में CO2 कम हो ज्यादा हो, कितनी भी कम हो, तुझे तो कम CO2 को भी पकड़ के लाना है और रुबिस्को को उपलब्ध करवाना है ना। C4 पादपों के पास तो बड़ी प्रॉब्लम थी। C4 पादपों ने मीटिंग इसीलिए की कि भाई हम उस वातावरण में रहते हैं जहां पर CO2 कम है, और CO2 कम होते हुए भी हमको प्रकाश श्वसन नहीं दर्शाना है। उसके लिए रुबिस्को को तो CO2 फेंकते रहो, रुबिस्को को CO2 उपलब्ध करवाते रहो। तो उसके लिए उन्होंने दो तकनीकें अपनाई। एक तो पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम बनाई। पेप कार्बोक्सिलेज का योगदान या रोल क्या गया? भाई तुझे कुछ नहीं करना, वातावरण में CO2 कम हो ज्यादा हो, जितनी भी हो, तू पकड़ के CO2 ले आ और रुबिस्को को उपलब्ध करवाते रहे। तो पेप कार्बोक्सिलेज ने कहा, पेपकेज ने, कि सर मैं कम CO2 भी होगी तो भी स्थिर कर लूंगी, तो भी पकड़ लूंगी, लेकिन भेजेगा कौन? लोग चाहिए जो रुबिस्को को भेजें। तो लोग, ज्यादा क्लोरोप्लास्ट चाहिए, ज्यादा क्लोरोप्लास्ट पूलाच्छद कोशिकाओं के पास है। तो पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम और पूलाच्छद कोशिकाओं में ज्यादा क्लोरोप्लास्ट, ये दोनों तकनीकों ने मिलकर रुबिस्को को CO2 देना चालू कर दिया। और C4 पादपों को ये दोनों तकनीकों से रुबिस्को को पर्याप्त मात्रा में CO2 मिलता रहता है, और इसीलिए वो प्रकाश श्वसन नहीं दर्शाते, है ना भाई। कौन से दो लक्षण हैं? पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम की क्रिया और पूलाच्छद कोशिकाओं में ज्यादा क्लोरोप्लास्ट, इन दोनों ने मिलकर पर्याप्त CO2 रुबिस्को को उपलब्ध करवा दी। कम CO2 है वातावरण में, कोई दिक्कत नहीं, पेप कार्बोक्सिलेज ने स्थिर कर ली। भेजना है रुबिस्को तक, ज्यादा क्लोरोप्लास्ट ने रुबिस्को तक भेजना चालू कर दिया। और इस कारण प्रकाश श्वसन किसमें नहीं देखा जाता? C4 में। अब कैसे होगा यह काम? इसके लिए तो चक्र पढ़ना पड़ेगा, और वो चक्र बच्चों विस्तार में, हां विस्तार में वो चक्र कैसा होता है C4, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो C4 चक्र की हम बात कर रहे थे ना, वो हम बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, आशा करता हूं आज चीजें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। धन्यवाद।